15 अप्रैल 2008 रात के 1 बजे शबनम अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने परिवार के 6 लोगों की हत्या कर चुकी थी। तभी 11 महीने का बच्चा रोने लगा। शबनम ने सलीम को फोन करके बुलाना चाहा। सलीम बोला, मैं नहीं आऊंगा, तुम ही मार दो। शबनम ने बच्चे का गला तब तक दबाए रखा जब तक कि वह मर नहीं गया। शबनम ने अब 7वां खून कर दिया था। यह कहानी यूपी के अमरोहा के 52 खेड़ी गांव की है। एक दूसरे के लिए जीने मरने की कसम खा चुके प्रेमी जोड़े ने 7 जिंदगियां छीन ली। घटना इतनी भयानक थी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती को सूचना मिलते ही अमरोहा जाना पड़ा था। आइए विस्तार से शुरू करते हैं। दोस्तों, अमरोहा के 52 खेड़ी गांव में शबनम के पिता शौकत की बड़ी इज्जत थी। चूंकि वह कॉलेज के लेक्चरर थे, इसलिए गांव में किसी को कोई जरूरत पड़ती तो वह उनके पास चले जाते। शबनम का एक भाई इंजीनियरिंग और दूसरा भाई MBA कर चुका था। शबनम पहले इंग्लिश से और फिर भूगोल से MA कर चुकी थी। पिता की ही तरह लेक्चरर बनने का ख्वाब था। तभी शबनम को प्यार हो गया। शबनम को उसी गांव के 5वीं फेल सलीम से प्यार हो गया। दोनों परिवार से छुपकर एक दूसरे से मिलने लगे, शारीरिक संबंध बने और शबनम प्रेग्नेंट हो गई। हालांकि इस बात का खुलासा बहुत बाद में हुआ। प्यार की बात शबनम के परिवार तक पहुंची तो पिता शौकत के अलावा दोनों भाइयों ने भी ऐतराज जता दिया। शबनम ने सभी को समझाने की कोशिश की और सलीम को अच्छा बताया, लेकिन बात नहीं बनी। परिवार अपनी जिद पर अड़ गया और सलीम को भूल जाने के लिए कहा। शबनम ने परिवार के बजाय सलीम को चुन लिया। शबनम के सिर पर अब खून सवार हो चुका था। उसने मान लिया था कि वह परिवार को खत्म करके ही सलीम से निकाह कर सकती है, इसलिए उसने सलीम से जहर मंगवा लिया। सलीम ने 13 अप्रैल 2008 को बाजार से जहर खरीदकर उसे लाकर दे दिया। 14 अप्रैल की सुबह तक परिवार के सभी लोग घर पर ही थे। दोपहर में दोनों भाई शहर के लिए निकल गए। शबनम ने दोनों भाइयों को फोन करते हुए कहा, जहां भी पहुंचे हैं वहां से वापस आ जाइए, कल जाइएगा। भाइयों ने शबनम की बात मान ली और वापस आ गए। उस रात शबनम के घर में उसकी भाभी और मौसी की बेटी ने खाना बनाया था। रात 9 बजे तक सभी ने खाना खा लिया। तभी शबनम ने पूछा, कौन कौन चाय पिएगा? सभी ने हाँ में सिर हिला दिया। दोस्तों, शबनम ने खौलती चाय में जहर की पुड़िया खोली और मिला दी। सभी को चाय दी, लेकिन खुद नहीं पी। चाय पीने के बाद सभी अपने कमरे में गए, जहां उनका दम घुटने लगा और मर गए। शबनम को जहर पर यकीन कम था, इसलिए उसने सलीम को फोन करके बुला लिया। सलीम अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेकर आया। शबनम के कहने पर उसने पहले शौकत के सीने पर कुल्हाड़ी मारी, उसके बाद मां पर, फिर दोनों भाइयों, भाभी और मौसी की लड़की को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद सलीम कुल्हाड़ी लेकर भाग गया। रास्ते में एक तालाब दिखा, उसी में कुल्हाड़ी फेंक दी। तभी सलीम के फोन की घंटी बजी। दूसरी साइड शबनम थी। उसने कहा, वापस चले आओ, भतीजा अभी जिंदा है। सलीम बोला, अब मैं नहीं आऊंगा, उसे तुम ही मार दो। शबनम ने 11 महीने के भतीजे का गला तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। उस रात करीब 2 बजे शबनम दहाड़े मारकर रोने लगी। आसपास के लोग भी आ गए। शबनम ने कहा, घर में लुटेरे आ गए थे, उन्होंने सबको मार दिया। मैं बाथरूम में थी इसलिए बच गई। 4 कमरों के घर में चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। खबर इतनी बड़ी थी कि रात में ही लोकल थाने से लेकर लखनऊ होते होते खबर दिल्ली तक पहुंच गई। सुबह सूरज निकलने से पहले 10 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच चुकी थी। डॉग स्क्वाड पूरे गांव के चक्कर लगा रहे थे। फॉरेंसिक वाले भी घर की बैरिकेडिंग करके सैंपल इकट्ठा करने में लगे थे। 7 लोगों की हत्या 15 अप्रैल का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। उस वक्त की मुख्यमंत्री मायावती हेलीकॉप्टर लेकर अमरोहा पहुंच गई और लगातार रो रही शबनम के सिर पर हाथ रखते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। 5 लाख रुपए का चेक देने का ऐलान पहले ही कर चुकी थी। हालांकि घटनास्थल पर मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर RP गुप्ता ने मायावती के PA से शबनम को अभी मुआवजा नहीं देने की अपील की। चूंकि उन्होंने शबनम पर शक था, इसलिए उन्होंने कहा 24 से 48 घंटे का समय दे दीजिए। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाए तो उसके बाद मुआवजा दीजिएगा। 16 अप्रैल को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पता चला कि किसी भी व्यक्ति ने मौत से पहले कोई संघर्ष नहीं दिखाया, मतलब किसी ने भी कुल्हाड़ी के वार को रोकने की कोशिश नहीं की। ऐसा इसलिए क्योंकि जहर की वजह से या तो उनकी पहली मौत हो चुकी थी या वो बेहोश हो चुके थे। इंस्पेक्टर RP गुप्ता को यही पहला क्लू मिल गया और शबनम पर शक होना शुरू हो गया। उस वक्त के जो हालात थे उसमें पूछताछ नहीं की जा सकती थी, इसलिए RP गुप्ता ने सबूत जुटाने शुरू कर दिए। पुलिस ने शबनम से पूछताछ शुरू की। शबनम ने रोते हुए छत के जरिए बदमाश घर में घुसे होने की बात कही।
यह पहली ही लाइन तब झूठी साबित हो गई जब पता चला कि छत पर सीढ़ी का दरवाजा अंदर से बंद है। फिर जमीन से छत की ऊंचाई लगभग 14 फीट थी, दीवार प्लास्टर की थी, ऐसे में ईंट पकड़कर चढ़ने का कोई माध्यम नहीं था। बदमाश सीढ़ी से आते तो उसे लेकर क्यों जाते। इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता की नजर में शबनम आरोपी बनती जा रही थी। तभी किसी ने खबर दी कि सलीम को उठा लीजिए, सब पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता सलीम को पूछताछ के लिए उठवाने ही वाले थे कि खबर मिली। उससे घटना के अगले ही दिन कोतवाली पुलिस द्वारा पूछताछ की जा चुकी थी और पुलिस ने उसे क्लीन चिट भी दे दिया था। 17 अप्रैल को उन्होंने सलीम को फिर से बुलवाया और पूछताछ के लिए कड़ाई का सहारा लिया गया। सलीम टूट गया और बता दिया कि हत्या उसने ही की है। सबूत के तौर पर उसने हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी के बारे में बताया, जिसे पुलिस ने तालाब से बरामद कर लिया। अब पुलिस ने शबनम को पूछताछ के लिए बुला लिया। जब पुलिस ने शबनम से पूछताछ शुरू की तो वह हत्या में शामिल होने से लगातार मना करती रही। तभी सलीम बोला, मैंने सब बता दिया है, अब तुम भी स्वीकार कर लो। शबनम रो पड़ी। इस तरह से केस पूरी तरह से सुलझ गया। हालांकि पुलिस ने इससे पहले भी शबनम की कॉल डिटेल निकाल ली थी, जिसमें पता चला था कि हत्या के 5 मिनट पहले और हत्याकांड के 10 मिनट बाद शबनम ने सलीम को फोन किया था। पूरे महीने में 55 बार बात हुई थी। पुलिस को आरोपी के जरिए सच सुनना था, इसलिए शबनम से पूछताछ भी की गई थी। अब यह पूरा केस पानी की तरह साफ हो गया था। अमरोहा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 3 अगस्त 2010 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सलीम और शबनम को फांसी की सजा सुना दी। जज SAA हुसैनी ने कहा, इससे ज्यादा जघन्य कत्लेआम और नहीं हो सकता। पुलिस ने जिस तरह से केस को सुलझाया उस तरह से मैंने अपने पूरे जीवन में जांच नहीं देखी। बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से निकलकर यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। सलीम और शबनम को माफी की उम्मीद थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन वहां भी फांसी की सजा बरकरार रखी गई। शबनम और सलीम ने अपने सारे कानूनी दाव आजमा लिए, लेकिन कहीं भी उन दोनों को माफी नहीं मिल सकी। इसके बाद उन्होंने उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दया याचिका भेजी, जिसको राष्ट्रपति ने अस्वीकार कर दिया। शबनम के वकील शहब नकवी ने यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखा। उसमें कहा, आज तक भारतीय इतिहास में किसी महिला को फांसी नहीं हुई है। शबनम को फांसी होगी तो पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो जाएगी, इसलिए शबनम की सजा को उम्र कैद में बदल दीजिए। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने इस मामले को यूपी सरकार को ट्रांसफर कर दिया, जहां से अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। सलीम प्रयागराज जिले की नैनी और शबनम रामपुर की जेल में बंद है। आपको बता दें कि अप्रैल 2008 में जब यह घटना घटी, उस वक्त शबनम 2 माह की गर्भवती थी। जेल में बच्चा पैदा हुआ और करीब 6 साल तक जेल में ही रहा, लेकिन उसके बाद उन्हें सैफी नाम के पत्रकार और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया। यह वही सैफी हैं जिनके पास पढ़ाई का पैसा नहीं होता था, तो शबनम पढ़ने के लिए उन्हें पैसे दे देती थी। शबनम का बेटा ताज और बिट्टू अब 13 साल का हो गया है। सैफी कहते हैं कि वह आज तक बिट्टू को उनकी मां के गांव नहीं लेकर गए। 52 खेड़ा तो दूर की बात, अमरोहा तक भी नहीं लेकर गए। फिलहाल इस वक्त स्थिति एकदम बदल चुकी है। 52 खेड़ा गांव पूरा बदल चुका है। लोग शबनम या सलीम को याद रखना अब बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि पिछले 15 साल से न सिर्फ 52 खेड़ा बल्कि आसपास के 4-5 गांव में पैदा होने वाली किसी भी लड़की का नाम शबनम नहीं रखा गया है। दोस्तों, फिर जल्द ही इसी तरह की कहानी लेकर आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि किसी भी खबर का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से और तुरंत पहुंच सके। जय हिंद।